हेलो एवरीबॉडी। आपको आज का वीडियो दिख रहा होगा साफ। आज की टाइटल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 30 जुलाई को भारत सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है, तो उसी के ऊपर मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ। ये कोई डिस्कशन CS के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये डिस्कशन सबके लिए है। मतलब कोई भी पर्सन जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पेरेंट है, सबके लिए डिस्कशन रेलिवेंट रहेगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके डिस्कस करूंगा, नोट्स दिखाऊंगा, आप लोग एकदम शांति से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। एकदम सिंपल भाषा में रहेगी, सिंपल लैंग्वेज में रहेगी। इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई विल नॉट बी यूजिंग एनी टफ लैंग्वेज। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जा रहा है कि ये लगभग 30 से 40 साल के बाद वापस से एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प हो रहा है, पर ये इतनी जल्दी रिवैम्प नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने अगला पूरा डेकेड मतलब 2020 से लेके 2030 रखा है प्रिपेयर करने के लिए, और फिर 2030 से 2040 में ये ऑपरेशनल होगा। तो आप इसको कम से कम भी मतलब एक 15 साल के होराइजन में लेके चलो, ठीक है। जो स्टूडेंट्स आज अभी स्कूलों में पढ़े, दे आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय दिस। इसमें अफेक्टेड वो होगा जो बच्चा आज पैदा हो रहा होगा ना, वो जब एजुकेशन सिस्टम में घुसेगा तब उसे ये सब चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये एजुकेशन पॉलिसी कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब बोला जा रहा है कि इसका नाम जल्दी बदल के कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस मिनिस्ट्री को बदल दिया जाएगा, इस मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया जाएगा, और इस मिनिस्ट्री का एक्सक्लूसिव फोकस रहेगा सिर्फ एजुकेशन के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पॉलिसी क्या है, नहीं है, सब के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो पॉलिसी आप देख रहे हो ना, ये 66 पेजेस की ओरिजिनल पॉलिसी है। दिस इज 66 पेजेस बाय द वे, आई कैन टेल यू। इधर देखो, मतलब ऑलमोस्ट लाइक आप समझ लो कल रात से 12 घंटे हो गए होंगे मुझे पढ़ते हुए पॉलिसी के ऊपर ही। खाली 66 पेजेस का पॉलिसी है। मैंने ओरिजिनल पॉलिसी, ये नहीं कि मैं आपको खाली फटाक से समरी बता दिया, समरी में आऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बट ये ओरिजिनल पॉलिसी जिसको भी चाहिए कि नहीं हमें एक बार खुद ओरिजिनल पॉलिसी पढ़ना है, बिकॉज आप देखोगे इनके ऊपर बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज रख रहे हैं। और देखो, पॉलिटिशियन अगर एक व्यू रख रहा है तो उसका खुद का कुछ एक कलर्ड इंटेंशन होता है। एवरीबडी हैज गॉट अ कलर्ड इंटेंशन। सो अगर आपको ओरिजिनल पॉलिसी देखनी है तो ये है वो ओरिजिनल पॉलिसी 66 पेजेस की। मैंने इसमें एक सिंपल काम और कर दिया है कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है, आप देखो आपको येलो किया हुआ दिख रहा होगा, हाईलाइट किया हुआ दिख रहा होगा, दैट आई हैव हाईलाइटेड फॉर यू। तो ये 66 पेजेस का पूरा पॉलिसी हाईलाइटेड एकदम, जो जो काम का पोर्शन है उसका नोट्स का लिंक मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाल दिया है, और आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा अगर आपको ये ओरिजिनल चाहिए तो। अब मैं इसके सिनॉप्सिस पे आता हूं, बिकॉज 66 पेजेस अगर हम लोग पूरा डिस्कस करने बैठ गए तो इट विल बी वेरी बोरिंग। तो इसमें से सारा काम का मटेरियल निकालकर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। ये है सिंपल सी समरी जो मैंने बनाई है एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, एक फ्रेमवर्क, एक आइडिया। तो इट इज जस्ट 3 पेजेस व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। बिफोर डिस्कशन, एक इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग को सबको समझना पड़ेगा, अचानक से ये एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों, और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 5-10 मिनट में ही मैं आपको इसका क्रक्स बता सकता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस सिर्फ एकेडमिक्स पे होता है। एकेडमिक्स को हम लोग करिकुलर एक्टिविटी बोलते हैं, करिकुलर जो आपके करिकुलम में है, और एकेडमिक्स के अलावा जो हम लोगों को स्कूल में कराया जाता है जैसे स्पोर्ट्स हो गए, डिबेट हो गए, उनको कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो आई होप यू आर गेटिंग द वर्ड करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर। करिकुलर मतलब जो करिकुलम में, सिलेबस में, एकेडमिक्स। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब पढ़ाई लिखाई को छोड़ के स्कूल में जो बाकी चीजें होती है उस पे। तो आज तक हिंदुस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम रहा है उसका प्राइम थ्रस्ट एकेडमिक्स पर रहा है, तो उसको अब शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर की बराबर वैल्यू होगी। दूसरी बात है, कोई भी मतलब बच्चा जब पढ़ाई करने मतलब जब माँ बाप उसको स्कूल में दाखिल करते हैं, कॉलेज में दाखिल करते हैं, तो माँ बाप यही सोचते हैं कि भाई ये डिग्री लेगा, प्रोफेशनल बनेगा। द एंटायर पर्पस ऑफ क्लियरिंग द एजुकेशन इज टू गेट अ डिग्री एंड बी कॉल्ड अ प्रोफेशनल। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं प्रोफेशनल हुआ, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं तो मैं प्रोफेशनल हुआ, ठीक है। पर आपको समझना पड़ेगा, आगे बढ़ते हुए जमाने के साथ सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग वोकेशन। वोकेशन का मतलब आप क्या हो गया, सोचो अगर आप इंटीरियर डिजाइन का काम करते हो, यू आर अ कारपेंटर। ऐसा क्यों है कि कारपेंटर का जो काम है वो केवल एक लो लेवल के मिस्त्री ही करेंगे? एक अच्छे संभ्रांत परिवार का लड़का अगर उसको इंटरेस्ट है वुडन कार्विंग में, वो वुड से स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने में उसको इंटरेस्ट आता है, तो वो क्यों कारपेंटर नहीं बन सकता? तो ये जो छोटे छोटे काम जिसको छोटा माना जाता है, आर्टिसंस, इसे हम वोकेशन कहते हैं। तो अब
हमारे एकेडमिक्स में वोकेशन को भी घुसा दिया जाएगा और इसकी भी ट्रेनिंग होगी। आप सोचो जरा कितना जबरदस्त होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे और हम लोगों को कारपेंटर की और अदर टूल्स वगैरह की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर कोडिंग, बहुत स्टार्टअप्स का जमाना आ चुका है, ठीक है, नए 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 सॉफ्टवेयर्स बनते रहते हैं, तो हर बच्चे को कुछ हद तक तो कोडिंग आना चाहिए, तो कोडिंग क्लास 6 से डाल देंगे। तो बहुत सारे स्ट्रेस है, स्ट्रेस पॉइंट्स हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले व्हाई दिस चेंज, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ये उस 66 पेज से डायरेक्टली एकदम, ठीक है, इट इज नॉट कलर्ड बाय माय ओपिनियन, ओके। तो पहला, वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल, बोलते हैं कि अगले आने वाले डेकेड में, मतलब 2020 से 30 में हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन रहेगी, पहला पॉइंट। और यंग पॉपुलेशन को अगर आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सेकेंड पॉइंट है, हम, भारत सरकार चाहती है कि देश में सिर्फ मिडिल क्लास या रईस परिवार के बच्चे ही नहीं पढ़े, बल्कि गरीब या लोअर मिडिल क्लास को भी अफोर्डेबल अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा एजुकेशन मिले। तो एक टर्म इन्होंने यूज किया है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ। ये देखो आप, इंक्लूसिव मतलब सबको लेकर चलना है, गरीब से लेकर एकदम पैसे वाले तक, सारे बच्चे जितने भी हैं सबको लेकर चलना है, इवन द स्ट्रीट चिल्ड्रन उनको भी लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मतलब सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल क्रिएट कर रहा है, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, ग्रोइंग डिमांड फॉर ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। आज के दिन आप खुद ही सोचो, जब हम लोग 10 क्वालिफाई करके 11 में जाते हैं, वी हैव टू चूज अ स्ट्रीम, देयर आर 3 स्ट्रीम्स, इनको सिलोस भी बोलते हैं, SILOS। ये वर्ड तुम लोग सुनोगे, इसलिए मैं पहले बताता हूं। SILOS, सिलोस का मतलब होता है एक वर्टिकल, एक डिपार्टमेंट, एक स्ट्रीम। तो जैसे 10 पास हुआ, तो 10 पास होने के बाद स्टूडेंट क्या देखता है कि उसके पास 3 सिलोस है, या तो वो साइंस लेगा, या कॉमर्स लेगा, या ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेगा, यही होता है। तो हमारे देश में सबसे पिछड़ा हुआ चीज किसको माना जाता है? ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स को। साइंस में जाएंगे नहीं तो कॉमर्स, आर्ट्स की तो बात ही बहुत कम लोग करते हैं। तो अब बोल रहा है कि वी हैव टू पुट स्ट्रेस ऑन ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, ठीक है। और आप देखोगे ना कि इंडिया धीरे धीरे उभरता हुआ इकोनॉमी है, इनफैक्ट वी आर गोइंग टू बी इन द टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। आप देख रहे हो सब कुछ, वी आर गोइंग टू बी इन द टॉप 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज नेसेसरी कि हमारे यहां भी ऐसे नया मतलब क्रिएट हो स्टूडेंट्स का पूरा फौज, जो ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और तरह तरह की चीजों में एक्सपर्ट हो। तो ये 3 इनके थ्रस्ट पॉइंट्स हैं, ओके। ये इंप्लीमेंटेशन कब से होगा? जैसा कि मैंने बोला, सामने वाला जो पूरा एक डेकेड है 2021 से लेकर 2030 तक, तो 10 साल तक का तो इन्होंने विंडो रखा है फॉर प्रिपरेशन, और उसके अगले 10 साल तक बोलते हैं फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो आप समझ सको 10 से 15 साल के अंदर ये भारत में फुल्ली ऑपरेशनल होगा। ये इसका इमीडिएट इफेक्ट अभी देखने को नहीं मिलेगा, ओके। अच्छा, क्या एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको अभी दिखाता हूं मैं। ये आप देखो, ये इंडिया का मैप विकिपीडिया से मैंने उठाया है, जो दीज आर द लिस्ट ऑफ 23 IITs इन इंडिया। IIT जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। I was from a science background actually. In 11-12 I had taken science, और उसके 12 के बाद इनफैक्ट मैंने एक साल ड्रॉप भी किया था अपने एजुकेशन में, सिंपली बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड लेटर ऑन आई मूव टू कॉमर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सो मैं बात कर रहा हूं आपसे 2005 के आसपास की। 2005 में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, क्लास 12 की बात है ये, उस समय भारत में ना सिर्फ 6 IIT थे, 6 IIT, और इतनी मारामारी होती है सीट्स के लिए। जो साइंस स्टूडेंट होगा मेरी बात को समझ रहा होगा कि सबके सब कोटा जाते हैं साइंस की, ये IIT की कोचिंग वगैरह के लिए, एकदम कोटा इस रिगार्ड लेगा हब, बहुत हार्ड प्रिपरेशन होता है, ठीक है। तो सिर्फ 6 IIT थे, सीट्स एकदम कम थे, मतलब जान लगा के मेहनत करने के बावजूद भी सीट नहीं मिलती थी। आज भारत के अंदर 23 IIT, यू कैन सी, ये लोकेशन वाइज आप देख रहे हो 23 IITs है, तो सीट्स बढ़ी हैं। दैट मीन्स मोर स्टूडेंट्स इन द कंट्री हु आर मेरिटोरियस आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द मोस्ट प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया। IIT मतलब सबसे प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ। यही हालत, ये विकिपीडिया से आपको मिलेगा, ठीक है, यही हालत IIMs के लिए भी है। IIMs भी 6 हुआ करते थे, 5-6, अब देखो आप कितने हैं, 20 IIMs है। ये एकदम लेटेस्ट है विकिपीडिया से, 20 IIMs है। तो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है जिसको हम लोग बिजनेस स्कूल भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज
बी स्कूल का मतलब होता है बिजनेस स्कूल, मतलब जहां ना एमबीए वगैरह पढ़ाया जाता है। तो आईआईटी और आईआईएम्स ये दोनों भारत सरकार के सेंट्रल स्टैट्यूट्स, आईआईटी एक्ट और आईआईएम एक्ट से बने हुए हैं, और भारत सरकार का इसमें जबरदस्त फंडिंग है। मतलब इतना प्रीमियम लेवल का एजुकेशन इंजीनियरिंग का और मैनेजमेंट का जो इन इंस्टीट्यूशंस में मिलता है एट सच अ सब्सिडाइज्ड रेट, उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपको आईआईटी आईआईएम के लेवल का पढ़ाई अगर अमेरिका से करना पड़ जाए ना, तो मैं आपको बता रहा हूं 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे आपके, 1 करोड़ रुपए, डॉलर का भाव और बढ़ते जा रहा है, 1 करोड़ रुपए। और वही पढ़ाई यहाँ पे आईआईटीएम में आई थिंक अराउंड, आईआईटी की बात करूं तो 10 से 15 लाख के रेंज में हो जाती है, इतना चीप। तो जब भारत सरकार खुद एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है तो उसका रिजल्ट्स मिलता है। कितने सारे आईआईटी आईआईएम से निकले हुए लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्ट की है, जो स्केल अप कर करके आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जा चुकी हैं, इक्विटी फंडिंग रेज कर चुकी हैं। तो गवर्नमेंट अगर एजुकेशन पे थ्रस्ट करे तो उसकी मतलब बात ही कुछ और है। तो अब प्रीमियम पॉइंट्स पे आते हैं। ये देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसकी सबसे ज्यादा लोगों में एक चर्चा है कि ये 5+3+3+4 क्या है, तो ये आप देख लो। ठीक है, हम लोग के मौजूदा सिस्टम में 15 साल की स्कूलिंग होती है। ठीक है, 15 साल की स्कूलिंग कैसे होती है मैं बता देता हूं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो पहले मैंने लोअर नर्सरी पढ़ा था, फिर अपर नर्सरी, फिर केजी, किंडरगार्टन, 3 साल हो गए। ये 3 साल को हम लोग बोलते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, एकदम फाउंडेशन। ठीक है, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे इसको नर्सरी बोला जाता है, एलकेजी, लोअर केजी, फिर यूकेजी, अपर केजी बोला जाता है 3 साल का। वो ये 3 साल होते हैं, ये बेसिकली ये। ठीक है, तो अब ये 3 साल, फिर उसके बाद क्लास 1 से क्लास 10 और फिर 11 एंड 12। तो आप देख लो जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली ऐसा था, 3+10+2, 15 साल। तो 15 साल का वही पैकेज है, पर उस पैकेज को तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये 10 और 2 वाला जो सिस्टम था ना, इसमें बोर्ड एग्जाम्स कब होते थे? जो मेन एग्जाम है कौन सा माना जाता है? बोर्ड एग्जाम। स्कूल के एग्जाम को मेन नहीं मानते। स्कूल के एग्जाम को मेन क्यों नहीं मानते? अरे बिकॉज हर स्कूल का जो क्वेश्चन पेपर है अलग है, हर स्कूल के टीचर्स अलग है, हर स्कूल की मार्किंग सिस्टम अलग है। तो पूरे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉमन स्केल पे नापना पॉसिबल ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स एक अथॉरिटी सेट करती है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, और सारे स्कूल के स्टूडेंट्स को वही एग्जाम जाके देना पड़ता है। एक कॉमन करिकुलम, कॉमन चेकिंग, तब जाके सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो बोर्ड एग्जाम सिर्फ 10 और 12 में हुआ करते थे, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया बोर्ड एग्जाम्स को। अब देखो आप, अब मौजूदा स्ट्रक्चर को बदल के इन्होंने कर दिया है 5, 3, 3, 4। ये इस तरह से आपको उस तरफ दिख रहा होगा डायग्राम के 5, 3, 3, 4। ये 5 क्या है आप देख लो। 5 में पहले 3 साल तो जो है, जिसको हम लोग आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका कहते हैं, वही नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी। फिर क्लास 1 एंड 2। तो 3 साल का वो जो प्री स्कूलिंग होता है, मतलब जो बेसिकली 2.5 साल की उम्र में बच्चों को दाखिल किया जाता है नर्सरी वगैरह में, प्ले स्कूल बोलते हैं, वहां से लेके तकरीबन 5 साल तक, क्लास 2 तक, उसको इन्होंने बोला है फाउंडेशन। 5 साल फाउंडेशन। अब ये इस पर्टिकुलर 3 साल को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। क्यों दिया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पे ये छोटा सा प्री स्कूल 3 साल का होता ही नहीं है, मतलब बच्चे सीधे क्लास 1 में एडमिट होते हैं। तो वो प्री स्कूलिंग जो पीरियड होता है ना, नर्सरी वाला, किंडरगार्टन, वो पूरा मिस कर देते हैं, जिससे उनका बेस एकदम कमजोर हो जाता है, एंड दे आर नॉट रेडी टू गेट इनटू क्लास 1 डायरेक्टली। मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानता हूं, इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स में, मेरे कजिन्स में, मेरे फ्रेंड्स में, जो 15 साल की उम्र में क्लास 12 पास कर गए। मैं पास किया था क्लास 12 जब मैं 17 साल का था, मेरे दोस्त 15 साल की उम्र पास कर गए। क्यों पास कर गए? बिकॉज वो जहां से पढ़े वहां पे ये नर्सरी केजी था ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, अर्ली चाइल्ड केयर पे, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पे, कि नहीं ये 3 साल कंपलसरी होना चाहिए। फिर क्लास 1 और 2 को भी जोड़ दिया इसमें, तो 3 प्लस क्लास 1 to 5 years। फिर 3 साल है, ये रही क्लास 3 से लेके 5 तक। फिर 3 साल है क्लास 6 से लेकर 8 तक, और फिर लास्ट के 4 साल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन, 9 से लेके 12। पहले हम लोग उसको बोलते थे सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, अब वैसा नहीं, अब सीधा सेकेंडरी बोला जाएगा 9 से लेके 12 तक। तो अब बोर्ड कब कब होगा आपके? ये क्लास 2 के बाद, क्लास 5 के बाद, क्लास 8 के बाद, और फिर सीधा क्लास 12 के बाद। ये बोर्ड एग्जाम्स के कट ऑफ हो गए, मतलब क्लास 2, क्लास 5, क्लास 8 एंड क्लास 12, ये बोर्ड एग्जाम्स कट ऑफ हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल में इंटरनल सेमेस्टर्स और एग्जाम्स नहीं होंगे, वो तो जैसे होता है स्कूल्स का इंटरनल असेसमेंट, वो रहेगा ही रहेगा।
तो ये सबसे बड़ा एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। इसके अलावा छोटे छोटे चेंजेस है, उसमें भी अब आते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो आप देखो। कहा जा रहा है कि पढ़ाई के तरीके को चेंज किया जाएगा, हर स्टूडेंट के यूनिक स्ट्रेंथ्स को फोकस किया जाएगा। एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, जहां दिखाया जाता है कि एक बच्चा जो रहता है वो आर्ट्स में बहुत तेज़ है, ड्राइंग में तेज़ है, पर मैथमेटिकल या कॉग्निटिव स्किल्स उतने अच्छे नहीं है। तो बोला जा रहा है हर स्टूडेंट के यूनिक कैपेबिलिटी पे फोकस किया जाएगा। सेकंड, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आज के दिन अगर आप एक बार साइंस में घुस जाते हो ना, तो आप मतलब कॉमर्स में तो जा सकते हो, मतलब इट्स लाइक दिस, साइंस सबसे ऊपर, कॉमर्स उसके नीचे, आर्ट्स उसके नीचे। तो मतलब अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स आर्ट्स में जा सकता है, पर अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट तो वो साइंस में नहीं जा सकता है। ये हो गया एक स्टॉपिंग, मतलब कि आपको जरा से भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब नए करिकुलम में ये कह रहे हैं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अब वो किस तरह से रहेगी एग्जैक्टली वो डिटेल्स ज्यादा अवेलेबल नहीं है, पर हाँ अब इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि एक स्टूडेंट है जो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने अभी अभी बताया कि 11-12 मेरा साइंस का था, बावजूद उसके मैं कॉमर्स में शिफ्ट हुआ। तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम लोग एक डिसीजन लेते हैं और फिर जब हम उस एजुकेशन में आगे मूव करते हैं हमको लगता है कि हमारे लिए सूटेबल नहीं, और फिर स्टूडेंट चेंज कर लेता है, इट हैपेंस। तो बोला कि अब थोड़ी सी उसमें लेके फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। होलिस्टिक एजुकेशन पे फोकस रहेगा। वो कैसे बताया था? करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, और साथ में वोकेशनल स्किल्स भी सिखाए जाएंगे। सबसे जोरदार पॉइंट, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस। मतलब अब जितने भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, सिलोज हैं, साइंस बोल लो, कॉमर्स बोलो, आर्ट्स बोल लो, उनको मतलब क्या है कि एक इक्वल दर्जा दिया जाएगा। ऊपर गवर्नमेंट ने क्लियर बोला कि ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स पे स्ट्रेस देना जरूरी है। सेकेंड, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर को भी बराबर इंपॉर्टेंस मिलेगा इवैल्यूएशन में। जैसे बोर्ड के रिजल्ट्स जो आते हैं, आज बोर्ड के रिजल्ट में कोई स्टूडेंट 90% लाता है, कोई 98% लाता है, ये तो सिर्फ एकेडमिक्स है, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर तो मिलाया हुआ ही नहीं है। तो इन्होंने बोला रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के सिस्टम में करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक साथ बिल्ड हो जाएगा। वोकेशनल एंड एकेडमिक, एकेडमिक का मतलब होता है जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वोकेशनल मतलब होता है स्किल्स। वोकेशन का मतलब क्या होता है अपना? स्किल्स। जैसे कारपेंटर होना, ये एक एग्जाम्पल हुआ जस्ट एक स्किल्स का, ठीक है। तो अलग अलग तरह के स्किल सेट वाले पढ़ाई भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरह इंक्लूड किए जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं इंपॉर्टेंट इसमें बोलना चाहता हूं। देखो, हर एजुकेशन पॉलिसी की गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म हो सकती है, पर लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मैं अच्छी बात बताता हूं तुमको। तुम लोगों ने कुछ ने सुना होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल बोर्ड। मतलब आजकल बहुत सारे स्कूल्स खुल गए हैं जो इंटरनेशनल स्कूल्स है, जिनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है। इन स्कूलों में आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड नहीं चलता, इनमें चलता है इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं आईबी, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड, जिसका करिकुलम बहुत डाइवर्स होता है और जिनमें पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे 11-12 में अगर आप साइंस पढ़ो तो ये नहीं खाली दिन में बैठ के सम्स करते रहेंगे, नहीं, आप वहां पे प्रोजेक्ट बनाओगे कि जो एक लिफ्ट बिल्डिंग में लगती है, लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, उसका पूरा प्लान, लेआउट सब बनाना सिखाया जाता है। उतना मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन कि डायरेक्टली हम उसको जाके अप्लाई कर सकें। स्पेशलाइजेशन का जमाना है। इंडिया में क्या होता है कि हम लोग सबको सब तरह की पढ़ाई पढ़ा दी, एक गोबर सा कुछ क्रिएट हो गया कचरा, और जब हम लोग जॉब में जाते हैं फाइनली वी डोंट फाइंड इट टू मच यूजफुल। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो हम लोग को आगे जाकर हमारे जॉब में, हमारे काम में डायरेक्टली यूजफुल साबित रहे। तो उस तरह के एजुकेशन पे फोकस रहता है आईबी बोर्ड्स का, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड का। और अब ये आईबी स्कूल्स जो हैं बहुत महंगे होते हैं, बहुत महंगे। तुम अब अगर अपनी स्कूल को महंगा बोलते हो तो आईबी स्कूल तो और भी महंगा है, ठीक है। नया एजुकेशन पॉलिसी जब आ जाएगा तो मैं बताता हूं कि हम लोग की जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन है वो भी एट पार विथ इंटरनेशनल बोर्ड चला जाएगा। तो इट विल बी एक्चुअली अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर एंटायर कंट्री। ये लाइन तो बहुत ही फेमस हुई है, बहुत फेमस हुई है। देखो आप कि रट्टा मारने से ध्यान हटाना है, रोट लर्निंग से एम्फोसिस हटेगा और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दिया जाएगा। मतलब रट्टा मारो या सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ो, दिस टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम विल बी डन अवे, विल बी रिमूव्ड। वोकेशनल एजुकेशन होगा, ऑप्शनल कोर्सेज डाले जाएंगे। मल्टी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, वो आज भी है पर और भी अच्छे तरीके से होगा, उसके ऊपर मैं नीचे डिस्कशन करूंगा। वो उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का कारण यही है, लैंग्वेज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लाइफ स्किल सिखाए जाएंगे। कमिंग टू दिस वन नाउ, मल्टीलिंगुअल एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज।
गवर्नमेंट ने अपने इस ड्राफ्ट में काफी जगह ऐसा बोला है दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रहेगी वो लोकल लैंग्वेज रहेगी, बिकॉज देखो आज़ादी की वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजी इंडिया में आ गई और आज के दिन मानो ना मानो बट वी आर क्रेजी अबाउट दैट लैंग्वेज। मतलब हर माँ बाप चाहते हैं कि इंग्लिश हमारे बच्चे को अच्छे से आए, चाहे वो हिंदी में फेल हो जाए या जो भी उनका रीजनल लैंग्वेज है, मराठी बोल लो आप, कन्नड़ बोल लो, मतलब बंगाली बोल लो, कुछ भी उसमें फेल हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, पर इंग्लिश टिप टॉप होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट की सोच अलग, गवर्नमेंट बोलती है कि बाकी सारे देशों को अगर आप देखो, इवन आप यूरोप में भी बात करो ना, यूरोप में देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पे इंग्लिश नहीं चलता, उनका अपना लोकल लैंग्वेज, उनका पूरा एजुकेशन उनके लोकल लैंग्वेज में। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि लोकल लैंग्वेज पे स्ट्रेस देना बहुत जरूरी है, पर गवर्नमेंट ये नहीं बोल रही कि हम इंग्लिश को अलविदा कह देंगे। इंग्लिश विल बी देयर बट वन ऑफ द मेजर मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी द लोकल लैंग्वेज टिल क्लास 5। अब देखो इसको लेके कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, ये जस्ट एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाई है, ये एक्चुअल ग्राउंड पर जाते जाते तो डाइल्यूट होगा ही, होगा ये कि इंग्लिश रहेगा जैसा कि आज है, इसके अलावा लोकल लैंग्वेज पे भी एम्फेसिस बहुत ज्यादा आ जाएगा। आज फॉर एग्जांपल हम लोग सब, मोस्ट ऑफ अस जो हम लोग हैं, हम लोग सब इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए रहते हैं, सेंट समथिंग ऐसे करके। तो अब क्या होता है कि हम लोग का पूरा मीडियम जो पढ़ाई का हुआ है, चाहे आप अकाउंट्स बोल लो, मैथ्स बोल लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल दैट वाज इन इंग्लिश। और गवर्नमेंट बोलती है कि कोई भी बच्चा जो होता है वो अपनी मातृभाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज रहेगा तो इट विल बी बेटर। मतलब टीचर जो होंगे ना वो बाइलिंगुअल रहेंगे। बाइलिंगुअल टीचर का मतलब क्या है, जैसे इंग्लिश स्कूल में जो टीचर होता है उसको ये बोला जाएगा कि इंग्लिश में ही तुम पढ़ाते हो सब सब्जेक्ट्स, तो अब वो इंग्लिश के अलावा लोकल लैंग्वेज को भी यूज कर सकता है पढ़ाने के लिए, मतलब वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा। दे विल बी सपोर्टिव, द टीचर नीड्स टू बी बाइलिंगुअल, जो दोनों भाषाओं में स्टूडेंट्स को समझा सके, पढ़ा सके। तो लोकल लैंग्वेज में बहुत स्ट्रेस है यहां पर। कमिंग टू दिस, young children learn more quickly in their home language. Medium of instruction till grade 5 will be in home language. यही कंट्रोवर्सी का कारण है। सब बोल रहे हैं कि अगर लोकल लैंग्वेज कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देंगे तो फिर उनकी इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि इंग्लिश कहीं जाने वाली है। इंग्लिश विल बी देयर एज वन ऑफ द मेजर मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्लस लोकल लैंग्वेज भी और इंपॉर्टेंस गेन कर लेगा। थर्ड, ये बात पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों पे एप्लीकेबल रहेंगे। हाई क्वालिटी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये लोग बोले लोकल लैंग्वेज में हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स गवर्नमेंट बनाकर देगी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब लोकल लैंग्वेज में रहेंगे। टीचर्स विल यूज अ बाइलिंगुअल अप्रोच, ताकि जिन स्टूडेंट्स को अपने मदर टंग में ज्यादा कंफर्टेबल उसको उसमें भी एक्सप्लेन किया जा सके। ये एग्जिस्टिंग जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चल रहा है ना देश में, हम लोग सबकी 3 लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। अब जैसे मैं अपनी बात बोलूं, मेन लैंग्वेज कौन सा होता है स्कूल में? इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज था हिंदी, और थर्ड लैंग्वेज, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कलकत्ता, तो थर्ड लैंग्वेज था मेरा बंगाली। तो इसको बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो बोलता है ये तो रहेगा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश, जैसे मैंने बोला ना, इंग्लिश से अलविदा होने वाला नहीं है। इंग्लिश विल बी देयर, योर हिंदी विल बी देयर, एंड योर जो भी आप जिस एरिया में रहते हो वहां का लोकल लैंग्वेज भी सीखना जरूरी होता है, तो वो भी करिकुलम में रहेगा ही। साइंस एंड मैथमेटिक्स वगैरह को बोल रहा है कि इसको हम लोग पूरा लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके प्रोवाइड करेंगे, सो दैट स्टूडेंट अपने मदर टंग में ज्यादा इजीली कन्वीनियंटली सोच सके सब्जेक्ट के बारे में, थिंक एंड कम्युनिकेट इन देयर मदर टंग। अब ये लैंग्वेजेस की बात है। आप देख रहे हो कि ऊपर संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब आपको दिख रहा है। इनमें से कुछ लैंग्वेजेस तो आज भी बहुत ज्यादा चलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। लेकिन इसके अलावा जो बाकी लैंग्वेज आप देख रहे हो, संस्कृत, पाली, पर्शियन, प्राकृत, ये बेसिकली एंशिएंट लैंग्वेजेस है जिनको आज के दिन कम्युनिकेशन में यूज नहीं किया जाता, बट गवर्नमेंट इन पे स्ट्रेस कर रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये भी ऑप्शनल की तरह रहेगा, मतलब जो स्टूडेंट चाहे कि मैं सपोज मान लो कि मैं एक नॉर्थ इंडियन बंदा हूँ, ओके, मैं मारवाड़ी हूँ, तो मुझे अगर तमिल सीखना है तो पहले हमारे पास तो स्कूल में ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो 3 लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा ये लोकल लैंग्वेज। पर अगर फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं एक साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखूं, तो पता है ये भी ऑप्शन रहेगा सिलेबस में। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मैं 1 साल चेन्नई गया था काम करने के लिए, और मुझे एक्चुअली वहां लैंग्वेज में बहुत बैरियर्स और कम्युनिकेशन में दिक्कत साबित हुई। तो आज इंडिया में रहते हुए अगर हम लोगों को ये मौका मिल सके कि हम एक साउथ इंडियन लैंग्वेज भी सीख सकें, या हम गुजराती सीख सके, फॉर एग्जाम्पल गुजराती विल बी वेस्ट,
वेस्ट इंडिया की एक सबसे मतलब चलने वाली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस है गुजराती मराठी, वो सीखने का ऑप्शन मिले तो क्यों नहीं। एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज अगर स्टूडेंट सीखना चाहे तो कम से कम उसको ऑप्शन तो मिले कि वो ये एक लैंग्वेज ऑप्शनल में पिक कर सके। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस भी हमारे लिए ऑप्शन खोला गया है विच इज वेरी नाइस, क्योंकि इंडिया में ट्रेंड ही नहीं है फॉरेन लैंग्वेज ज्यादा सीखने का। जब जरूरत पड़ती है कॉल सेंटर ट्रेनिंग होती है तब की बात होती है। तो कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज, रशियन, ये सब भी सेकेंडरी लेवल पे इंट्रोड्यूस की जाएगी। इट विल बी ऑप्शनल, एक कंपल्सरी नहीं रहने वाला। और बोला इन लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए गवर्नमेंट क्रिएटिव मेथड यूज करेगी, जैसे गेम्स, एप्स, फिल्म्स, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, म्यूजिक। तो लैंग्वेज पे जो इनका स्ट्रेस है ना, दैट इज रियली वेरी गुड थिंग, बिकॉज आज के दिन ना हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग को तैयार रहना है कि मतलब जरूरी नहीं कि कल जाके फ्यूचर में हमारा करियर हमारे होम सिटी में सेट हो। करियर बनाने के लिए आपको दूसरे जगह जाना पड़ता है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखा हुआ अगर रहे। अगर हम लोग सपोज 5 से 6 लैंग्वेज में अगर एक्सपर्टाइज हासिल कर लें तो ये हमारे रेज्यूम को भी बिल्ड करेगा और करियर में भी हमको ये फायदा देने वाला चीज है। तो लैंग्वेज वाला बहुत अच्छा पॉइंट था। नेक्स्ट एक वर्ड है जो बार बार इन्होंने यूज किया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल का मतलब होता है पहले 5 साल। पहले 5 साल मतलब कौन से हुए? फर्स्ट 5 इयर्स, वही नर्सरी, किंडरगार्टन 1 2, पहले 5 साल मतलब क्लास 3 में जाने के पहले ही, बिफोर क्लास 2। एक स्टूडेंट को अल्फाबेट्स का अच्छा तरह से नॉलेज होना चाहिए और नंबर्स का, क्योंकि इसके बिना फर्दर एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया है पूरे 66 पेजेस में ऑन दिस पॉइंट, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी का मतलब आपका हो गया कि नंबर्स में वो कंफर्टेबल है, जैसे डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह वो सब, ठीक है। एक और इन्होंने बोला ये, अच्छा इसके लिए डेडलाइन 2025 की है। कई जगह आप 2025 भी सुन रहे होंगे कि ये तो 2025 में आ जाएगा। तो 2025 इज द टारगेट फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि ये एकदम स्ट्रॉन्ग करना ही है फाउंडेशन को। पहला 5 साल जो एक बच्चा पढ़ाई करता है, समझ लो आप 3 साल की उम्र से 8 साल तक थी, वो सबसे सॉलिड होती है, तो उसमें उसको अपना ये लिटरेसी और न्यूमरेसी स्ट्रॉन्ग करना ही है। दूसरा, क्लासरूम की साइजेस को कम करना, जैसे छोटे क्लास में 60 बच्चे नहीं रहेंगे, रेशियो रहेगा 30:1। टीचर मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 तो टीचर 1। ज्यादा मतलब एक क्लासरूम को ज्यादा स्टफ नहीं कर सकते, ताकि एक जो छोटे क्लास में टीचर है वो ज्यादा अटेंशन दे सके। ये अच्छा पॉइंट है। कोडिंग, कोडिंग मतलब जैसे होता है ना प्रोग्राम कोडिंग वगैरह, तो बोलता है क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसा मैंने बताया ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में कारपेंट्री आता है, इलेक्ट्रिक वर्क आता है, मेटल वर्क आता है, गार्डनिंग आता है, पॉटरी मेकिंग। सो ये सब भी क्लास 6 से 8 के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। बैगलेस डेज का मतलब ये होता है, अच्छा एक इनका टारगेट ये है कि जो बोझ है जो बैग पैक स्टूडेंट्स पहनते हैं उसको हल्का किया जाए, किताबों को हल्का किया जाए, एकेडमिक कोर्स को कम किया जाए, और कुछ दिन स्कूल में ऐसे रखे जाएं जो बैगलेस है, मतलब बच्चा सिर्फ स्कूल जाएगा, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, कुछ एक्टिविटीज करेगा, वो कुछ सीखेगा, बैग ले जाने की जरूरत नहीं है। तो हर साल कुछ पीरियड्स ऐसे रहेंगे जो बैगलेस होते हैं। कॉस्ट ऑफ बुक्स गवर्नमेंट कम करेगी। गवर्नमेंट की कोशिश है कि बुक्स विल बी सोल्ड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग, मतलब बुक्स में प्रॉफिट मार्जिन एलिमिनेट हो जाएगा, बुक्स एकदम कॉस्ट पे बेची जाएंगी, ताकि बुक्स का कॉस्ट कम होगा और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, बैग का बोझ भी कम होगा। रिपोर्ट कार्ड चेंज हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में आज के दिन सिर्फ एकेडमिक्स दिखता है, कितने नंबर आए, 100 में से 90 नहीं आए तो बस पिटाई हो गई। तो ये रिपोर्ट कार्ड होलिस्टिक होगा। होलिस्टिक मतलब आपको कई पैरामीटर्स पे चेक करेंगे ना, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, सब कुछ दिखाई देगा। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। ऊपर से एक चीज जो जबरदस्त है, ये दे आर सेइंग दैट दे विल ब्रिंग सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। मतलब रिपोर्ट कार्ड ऐसा नहीं होगा कि सेमेस्टर खत्म होता है ना 3 महीने का, स्कूल में 3-4 महीने का होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, और उसके बाद जाके सीधे कागज की रिपोर्ट कार्ड मिलती है जो हम लोग जाके पेरेंट्स को दिखाते हैं, बोला वैसा सिस्टम नहीं। उसके बदले ऐप रहेगा जिससे पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट तीनों कनेक्टेड रहेंगे, और वो अपने मतलब वो जो स्टूडेंट है, लर्नर है, उसके परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हैं। आज तुम सोचो अगर ऐसा कोई ऐप डेवलप हो जाए कितना जबरदस्त हो जाए, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनको भी पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई आपका बच्चा ऐसा ऐसा परफॉर्म कर रहा है स्कूल में, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो भी टीचर से कम्युनिकेट कर पाए हाथों हाथ।
यहाँ तो पेरेंट टीचर मीटिंग कभी कभार होती है, पर इस सिस्टम में तो क्या होगा कि पेरेंट विल ऑलवेज बी इन टच विद टीचर एंड टीचर विल ऑलवेज बी इन टच विद पेरेंट एंड वाइस वर्सा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग ध्यान दे रहे हैं। AI based artificial intelligence based software could be developed and used by the students to help track their growth, और इसमें तीनों का सहयोग रहेगा, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट। स्मार्ट क्लासरूम्स ऑलरेडी आ चुका है इंडिया में, पर इसको फैलाना और जरूरी है। स्मार्ट क्लासरूम मतलब होता है कि आप प्रोजेक्टर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, एनिमेशंस यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये एक अच्छा पॉइंट है, ये मैं स्टूडेंट के एंगल से नहीं, टीचर के एंगल से बोल रहा हूं। फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर, मतलब कल तक जो स्टूडेंट था वही अब टीचर बनेगा। भारत को मतलब टीचर्स को बढ़ाने की जरूरत है। वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स, गुड क्वालिटी टीचर्स। स्कूल टीचर्स और कॉलेज टीचर्स की तनख्वाह बहुत कम होती है, तो अगर आप डिटेल 66 पेज का रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें आप पढ़ोगे कि टीचरों का प्रमोशन कैसे होगा, क्या ट्रेनिंग होगी, नहीं होगी। एक बात तो बता देता हूं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी ओवरऑल तो बढ़ेगा ही। आप विदेशों से कंपेयर करके देख लो, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन कॉस्ट कितना सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। अगर तुम लोग कोई भी ये हॉलीवुड मूवी वगैरह, ये हॉलीवुड नेटफ्लिक्स पे कोई सीजन देखते हो, तुमको पता होगा कि पेरेंट्स हैव टू स्टार्ट सेविंग फॉर देयर चाइल्ड व्हेन ही इज बोर्न फॉर द एजुकेशन, कि कॉलेज में जाएगा तो पैसा आज से जोड़ना चालू करो। हिंदुस्तान में इतना सस्ता है कॉलेज का एजुकेशन कि पैसा जोड़ने का ऐसा कोई जरूरत होता ही नहीं है। तो एजुकेशन महंगा होगा, टीचर्स को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, और खास तौर पे एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाएगा दैट बीइंग अ टीचर एज अ प्रोफेशन विल बी ल्यूक्रेटिव, कि भाई अगर स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो उसको अच्छी तनख्वाह मिलेगी। तो कल तक जो स्टूडेंट्स थे वही अच्छे स्टूडेंट्स थे, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो टीचर बन जाएं अपने ही एरिया में। इससे क्या होगा, एक लोकल एरिया का एक पर्सन जो अच्छा स्टूडेंट है वही कल टीचर बन जाएगा फ्यूचर उसी लोकल एरिया में, जिसकी लोकल लैंग्वेज में कमांड भी रहेगी। और स्पेशली इसमें स्ट्रेस दिया गया है फीमेल स्टूडेंट्स को, मतलब वही फीमेल स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वो फीमेल टीचर्स बन जाएंगी, तो इसको लेके इंसेंटिव दिया गया है। अच्छा, एक नया जिक्र और हुआ है स्कूल कॉम्प्लेक्स। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैं बताता हूं। इट इज लाइक अ क्लस्टर ऑफ स्कूल्स, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, ये सब इसमें बताया हुआ है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां किलोमीटर तक फैला हुआ पूरा रेडियस में कैंपस होता था, बहुत सारे बिल्डिंग्स होते थे, वैसा कुछ। मतलब एक क्लस्टर ऑफ स्कूल क्रिएट किया जाएगा और वहां पर बहुत सारे टीचर्स रहेंगे, टीचिंग कम्युनिटी रहेगा, ये स्कूल्स आपस में रिसोर्स शेयर करेंगे। ये अभी बहुत दूर की आइडिया है, अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। इट्स अ वेरी इनोवेटिव कंसेप्ट, ठीक है। एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्करेंट लिस्ट में रखा हुआ है, मतलब एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। और नए एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक्टिव कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगा टू इंप्लीमेंट इट, प्लानिंग में भी और इंप्लीमेंटेशन में भी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नया नाम एवं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भारत सरकार स्पेंडिंग बढ़ाना चाहती पब्लिक एजुकेशन पे, मौजूदा इट इज 4% ऑफ GDP, दे वांट टू रेज इट टू 6% ऑफ GDP। द की फोकस। तो आइए अब इसको जरा समराइज करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अच्छा, एक डाउट मैं पहले बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये नया एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद शायद अलग अलग बोर्ड जो होते हैं ना, ICSE, CBSE और स्टेट बोर्ड, वो हट जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल रिमूव ICSE बोर्ड, मतलब तीनों बोर्ड जो रहेंगे वो रहेंगे, दे विल चेंज देयर करिकुलम एज पर द न्यू पॉलिसी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ICSE हट जाएगा। कमिंग टू दिस, गवर्नमेंट फोकस कर रही है इस पे अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का मतलब होता है पहला 5 साल, जो फाउंडेशन पीरियड है ना, वो मतलब 5 साल भी नहीं, पहला 3 साल, पहले 3 साल को, जो वो नर्सरी और KG वाला जो 3 साल होता है, उसको गवर्नमेंट बोल रही है कि उस पर स्ट्रेस देना जरूरी है। देखो, इनफैक्ट तुम लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, 99% ऑफ यू, हम लोग सबों ने नर्सरी किंडरगार्टन किया है 3 साल का, क्लास 1 के पहले। कुछ जन होंगे जिन्होंने 2 साल किया है, और बहुत रेयर कोई स्टूडेंट होगा जिसने नहीं किया है, जैसे मैं अपने वो रिलेटिव्स का एग्जांपल दे रहा था। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया में यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी है, वो 3 साल बहुत जरूरी होता है, उससे एक बच्चा प्रिपेयर होता है टू एंटर इनटू प्रॉपर एजुकेशन इन क्लास 1। तो ये ECC इनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोकस है। सेकेंड, फाउंडेशन, मतलब पहले 5 साल में ही लिटरेसी और न्यूमेरेसी में स्टूडेंट को आ जाना चाहिए अच्छे से। स्कूल क्लस्टर्स, मतलब एक बड़ा कैंपस होगा जिसमें बहुत सारे स्कूल्स होंगे, आपस में टीचर रिसोर्स शेयरिंग होंगे। ब्रेकफास्ट एंड मिड डे मील पे जोर है। फॉरेन एजुकेशन, जहां भी मतलब बढ़िया जगह का आप एग्जांपल ले लो, अमेरिका वगैरह में
एक स्टूडेंट को टिफिन घर से ले आना नहीं पड़ता, स्कूल में ही कैंटीन में ही फूड प्रोवाइड किया जाता है। काश ये यहाँ पे भी हो जाए अच्छी तरह से, और स्कूल में खासतौर पे लॉकर्स की फैसिलिटी भी डाल दें ताकि बहुत ज़्यादा बैग में वेट ले जाना नहीं पड़े। जो रोज़ की किताबें जो स्कूल में पढ़ना है और घर में कोई होमवर्क नहीं वो वहीं पे छोड़ा जा सके। तो ब्रेकफास्ट एंड मिड डे मील पे स्ट्रेस है। इनफैक्ट अगर आप वो 66 पेज की पॉलिसी पढ़ोगे ना तो उसमें तो इन्होंने गुड़, चना, जैगरी ये सब भी पूरा अच्छे से समझाया है। ठीक है, इतना इन्होंने डिटेल में बताया कि चीज़ को। टीचर एजुकेशन, टीचर्स को भी मतलब अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, टीचर के भी नॉलेज बेस पे ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज गुड टीचर मींस बेटर नॉलेज एंड बेटर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। रिवैम्पिंग ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, उनको ऑटोनॉमी दिया जाएगा बहुत सारे। जैसे हमारे कैलकाटा में एक बहुत बढ़िया मतलब टॉप कॉलेज है सेंट जेवियर्स कॉमर्स में, तो सेंट जेवियर्स को ऑटोनॉमी है। ठीक है, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता। वैसे ही बोले आने वाले समय में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिनमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होता है अलग अलग टाइप के, वहां पर उनको ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा। कल्टिवेटिंग रिसर्च, रिसर्च का तो सबसे सॉलिड एग्जांपल आईआईटी। वीडियो के बिगिनिंग में मैंने बोला था ना देयर आर 23 आईआईटीज इन इंडिया, तो बोला जितने भी हायर एजुकेशन होते हैं कॉलेज वगैरह सब में रिसर्च पे बहुत फोकस रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी भारत में इंप्रूव होगी, हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर भागेगी। एंड ऑनलाइन एजुकेशन पे स्ट्रेस, जब से कोरोना आया है गवर्नमेंट एक पॉइंट पे तो हमेशा एम्फसाइज कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन पर। तो आई होप इट वाज अ यूजफुल समरी एंड डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सी यू, थैंक यू।